हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। इसका आज लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और थोड़ी सी रेस्पिरेशन की बात की थी। आज हमें देखने हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेशन है ह्यूमंस का, उसे हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, 12th बायोलॉजी विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, ये टोटली रिलेटेड किससे होता है? पहला होता है यहाँ पे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते, इन हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन को एंट्री करने देते थ्रू आवर नोज, तो ये होता है इंस्पिरेशन। और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हमारे बॉडी में से रिलीज करते हैं। ये दोनों प्रोसेस होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, इस पे ही रिलेटेड है। यही मेन फंक्शन है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। तो ये दोनों भी गैसेस से मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। और कौन सा ऑर्गन हमारा गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है? लंग्स। तो नोज तो सिर्फ ओपनिंग है, एक्चुअल प्रोसेस कौन कर रहा है? लंग्स कर रहा है। तो बाय इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ गैसेस, इंस्पायरेशन मतलब इनहेल करना, एक्सपायरेशन मतलब रिलीज करना। तो गैसेस का क्या हो रहा है? बॉडी में से एक्सचेंज हो रहा है थ्रू द लंग्स। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेन फंक्शन अगर एक मार्क के लिए कोई पूछे तो क्या लिखोगे? द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। तो ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ कि हमारी बॉडी में क्या होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते? इनहेल करते, सॉरी ऑक्सीजन को इनहेल करते और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते। तो समझ लो जैसे हमारी ये नोज़ है, यहाँ से ये क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर रहा है। ओके, तो हमारे दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक होगा। यहाँ पे इससे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, सब हमें डिटेल में देखना है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं? ब्लड्स के छोटे छोटे वेन्स होते। तो ब्लड के वेन्स होंगे मतलब इसमें क्या होगा? हमारे आरबीसी प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे? ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इस साइड से अंदर की तरफ एंटर कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बाहर निकलेगा। जैसे ऑक्सीजन एंटर करता है तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड में से किसे लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? वापस, देखो एक सेकंड में हम कितने बार क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजन का इनहेल, कार्बन का रिलीज। तो ये प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूस होती रहती है। जैसे हमारे नोज़ में से ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर चला जाएगा तो लंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे आर्टरीज और वेन्स होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है और ब्लड में प्रेजेंट होता है आरबीसी। ये ब्लड क्या करता है? जो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, इसका काम है एक्चुअली ये, हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? अंदर ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? तुरंत रिलीज करता है। तो इसी प्रोसेस को हमें डिटेल में देखना है, इसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन अंदर आया मतलब इंस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हुआ मतलब एक्सपायरेशन। यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है गैस का, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाओ। तो इसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह सकते हैं। कहाँ पे हो रहा है? ये हमारे दोनों लंग्स में होता है, इसीलिए इसे क्या कह सकते हो? मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलो हमें देखना है कि कौन से पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन दो पार्ट है। पहला पार्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट होंगे और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट होंगे। दोनों मिलके क्या करेंगे? रेस्पिरेशन सिस्टम को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो चलो एक एक देखते हैं कि क्या होता है। पहले हम देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसका पार्ट होता है यहाँ पे, ये क्या इंक्लूड करता है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला होता है
यहाँ पे एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर, नेयर मतलब होल, तो अपने नाक को बंद करो, दो होल है हमारे यहाँ पे, तो दोनों होल से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते, तो जो दो होल है उसे क्या कहोगे, एक्सटर्नल नेयर्स, जो बाहर की तरफ ओपन है एटमॉस्फेयर की तरफ, ताकि एटमॉस्फेयर में से क्या करे, एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को ले सके। उसके बाद होता है नेज़ल कैविटी। तो अगर आप अपने नोज़ को अच्छे से देखोगे तो आपके नोज़ में बड़ी कैविटी होती है, एक उंगली जा सकती है छोटी सी, उतनी कैविटी होती है, तो ये क्या हो गई, नेज़ल कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। ओके, उसके बाद होता है इंटरनल नेयर। तो ये कैविटी ख़त्म होने के बाद फिर से अंदर की तरफ क्या होते हैं, दो होल होते हैं, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल नेयर। उसके बाद आता है नेज़ोफेरिनेक्स। तो नेज़ोफेरिनेक्स के बारे में तो हमें डिटेल में बात करनी ही है, क्योंकि हमें पूरी सिस्टम को डिटेल में देखना है, ये क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद हमारा नोज़, तो ये पूरी सिस्टम को क्या कहा जाता है, एक साथ नोज़ कहा जाता है। उसके बाद आता है थ्रोट। तो जो थ्रोट होता है हमारा, गले का जो पार्ट होता है वो, और उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, इस सबको कनेक्ट करने वाला एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो ये होगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी बात आती है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारे गले के नीचे का पार्ट, गले का ऊपर का क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और गले के नीचे का क्या होगा, लोअर। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लैरिंक्स। तो लैरिंक्स सबसे पहले आएगा, फिर आएंगे ट्रैकिया, उसके बाद आएंगे ब्रोंकाई, फिर आएगी ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में होंगे लंग्स। तो इतना क्या होगा, जो सिस्टम होगी ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, और ये दो पार्ट के क्या है, ऑर्गन्स होंगे। तो अपर सिस्टम मतलब गले के ऊपर का जो पार्ट होगा उसमें ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ये इंक्लूड होंगे, और लोअर मतलब गले के नीचे का पार्ट है लंग तक का, तो उसमें इतने सारे प्रेजेंट होंगे। हमें सबको डिटेल में देखना है विद डायग्राम। तो चलो अभी पाथवे को देखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या पाथवे होता है, कौन से पाथ से क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आता है एनलिस्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे। तो ये 6 पार्ट है, तो ये आपको यही याद रखने। सबसे पहले आता है नोज़ के बाद आता है फेरिनेक्स, उसके बाद आता है लैरिंक्स, फिर आता है ट्रैकिया, फिर आता है ब्रोंकी, और लास्ट में आते हैं लंग्स। तो इन्हें हमें क्या करना है, अभी 1 बाय 1 डिटेल में देखना है, इनको हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोज़ को। तो चलो थोड़ा सा नोज़ के बारे में डिटेल में जानते हैं। अभी एक एक पार्ट देख रहे हैं हम। पहला पार्ट है नोज़। तो नोज़ हमें पता है ये क्या होता है, स्लिट होता है, स्लिट पेयर्स होती है। तो पेयर ऑफ ओपनिंग, 2 ओपनिंग होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, जो 2 होल है हमारे नोज़ के उसे। उसके बाद क्या होता है, नॉस्ट्रिल फॉर द एंट्री ऑफ द एयर इनटू द नेज़ल कैविटी। तो ये क्या है, ये होल का काम क्या है, हमारे नेज़ल कैविटी में एयर को एंट्री करने के लिए ये 2 होल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्सटर्नल साइड से होते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ, ताकि क्या है, एयर को हम क्या कर सके, इस कैविटी में ला सके, इस कैविटी में उसको एंट्री करने दे सके। ओके, उसके बाद आती है नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी में क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो अच्छे से अपने नाक को हाथ लगा के देखो, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है राइट साइड और दूसरा है लेफ्ट। तो ये 2 नेज़ल चेम्बर होते, तो 2 क्या होंगे, ये कैविटी 2 नेज़ल चेम्बर में क्या होगी, डिवाइड होगी बाय द मेसेंथमॉइड कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होते हैं बच्चों, कार्टिलेज मतलब क्या होते हैं, सॉफ्ट बोन, मतलब स्किन नहीं है वो, सॉफ्ट बोन है। आपके नाक के जो 2 कंपार्टमेंट या 2 चेम्बर सेपरेट हुए, तो बीच में देखो, दोनों के बीच में जो होगा वो कौन सा है, कार्टिलेज, उसे कहा जाता है मेसेंथमॉइड कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज मतलब क्या होते हैं, सॉफ्ट बोन से बनता है, इसीलिए हमारे जो 2 पार्ट है नाक के वो क्या हो चुके, 2 चेम्बर में सेपरेट है। ये कैविटी क्या हुई है, 2 चेम्बर में सेपरेट हुई है बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन है, ये 2 पार्ट को क्या कर रहा है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि राइट और लेफ्ट ऐसे 2 क्या होते हैं, नेज़ल चेम्बर होते हैं। ये नेज़ल चेम्बर जो है वो 3 रीजन में क्या होते हैं, डिवाइड होते। तो देखो अभी, ईच नेज़ल चेम्बर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। तो कौन से 3 रीजन होंगे, सबसे पहले होगा यहाँ पे वेस्टिब्यूल कहा जाता है इसे। तो इसे देखते हैं वेस्टिब्यूल क्या होता है। इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट अबाउट द नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, वेस्टिब्यूल कहा जाता है। इट हैज़ हेयर्स फॉर द फिल्टरिंग
द एयर, हमारे नाक के अंदर हेयर्स होते हैं, सबको पता है। इसका काम क्या है, जो बाहर से एयर आ रही है उस एयर को क्या कर सकते हैं, ये फिल्टर कर सकते। ट्रैपिंग द डस्ट, अगर एयर में ज़्यादा डस्ट प्रेजेंट है तो वो हमारे अगर सिस्टम में चली गई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो उसे डिस्टर्ब करेगी। तो ये जो होता है वेस्टिब्यूल्स, यहाँ पे क्या है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये एयर को भी फिल्टर करता है और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको वहाँ पे क्या करता है, ट्रैप करता है। कभी कभी कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जैसे हम एयर को इनहेल करेंगे हमारे बॉडी के अंदर जा सकते, तो ये इस पार्ट में क्या है, हेयर प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर क्या करते हैं, इन सबको फिल्टर करके अच्छी वाली एयर को क्या है हमारे बॉडी के अंदर भेजते हैं। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, इसे कंडीशनर भी कहा जाता है रेस्पिरेटरी पार्ट को। द मिडल थिन वॉल्ड हाईली वैस्कुलर पार्ट, ये जो मिडल पार्ट होता है, हाईली वैस्कुलर पार्ट जो होता है, उसे क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पार्ट। ये इसका काम क्या है, ये क्या करता है, वार्मिंग एंड द मॉइस्चरिंग द इनहेल्ड एयर। तो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम क्या करते, एयर को इनहेल करते। लेकिन इस पार्ट में क्या किया जाता है, उस एयर को थोड़ा सा वार्म किया जाता है। कोल्ड अगर एयर होगी, कैसी भी हो सकती है, तो उस एयर को थोड़ा सा वार्म किया जाता है, थोड़ा सा क्या किया जाता है, मॉइस्टनिंग किया जाता है। मॉइस्टनिंग मतलब थोड़ा सा ड्राई एयर हो सकती है, थोड़ा सा मॉइस्टनिंग करके उस इनहेल की हुई एयर को फिर वो अंदर भेजता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसका कंडीशनर होगा। जो हमारे बॉडी को कंडीशन रिक्वायर्ड है उस कंडीशन के हिसाब से ये इस पार्ट में क्या होगा, एयर का थोड़ा सा चेंज होगा। बाहर के कंडीशन के हिसाब से तो हम अलग अलग एयर, सर्दी के मौसम में अलग होता है, उसके बाद बारिश के मौसम में एनवायरनमेंट अलग होता है, समर सीजन में एनवायरनमेंट अलग होता है। तो हर एनवायरनमेंट में हम जो इनहेल करते हैं एयर, उसका जो होगा टेम्परेचर या फिर उसका मॉइस्चर कंटेंट वो सेम नहीं होता। तो ये पार्ट क्या करता है, उसे कंडीशनर करके उसे सेम बनाता है, फिर बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है, इसे कहा जाता है ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर। तो ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर क्या होता है, इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट विच इज़ लाइंड बाय द ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम। तो ये अपर पार्ट होता है, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम से क्या होता है, ये लाइन किया हुआ होता है। तो इपिथेलियम टिश्यू से ये बनेगा। और ये डिटेक्शन ऑफ स्मेल, हमें पता है हमें अच्छा बुरा सब कुछ स्मेल जल्दी आ जाता है। तो क्यों आता है वो, बिकॉज ऑफ सेंसरी चेम्बर। तो आंखें बंद करके भी हम स्मेल को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये स्मेल किसका आ रहा है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेंसरी चेम्बर। तो ये सेंसरी चेम्बर क्या है, अपर मोस्ट पार्ट होता है हमारे नोज़ का। ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम से क्या होता है, इस टिश्यू से वो लाइन अप होता है और इसका काम क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ स्मेल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेंसरी चेम्बर। तो ये था पहला नोज़। चलो हमें सेकंड देखना है। पहला तो हमने नोज़ को देख लिया, दूसरा है फेरिंक्स। तो ये जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है, देखो पहले एक पार्ट को हम देखते हैं। पहला होता है नेसोफेरिक्स। तो ये क्या है, अपर मोस्ट पार्ट होता है नेजल चेम्बर का। नेजल चेम्बर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, अपर पार्ट होगा, उसे क्या कहा जाएगा, नेसोफेरिक्स कहा जाएगा। उसके बाद आता है ओरोफेरिक्स। तो ओरोफेरिक्स क्या होता है, नेसोफेरिक्स लीड्स इनटू द ओरोफेरिक्स। मतलब नेसोफेरिक्स के एग्जैक्टली नीचे क्या होगा, ओरोफेरिक्स प्रेजेंट होगा, विच इज़ कॉमनली द पैसेज फॉर द फूड एंड द वाटर। तो ये कॉमन पैसेज होता है फूड और वाटर के लिए, तो इसके ऊपर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। तीसरा होता है लैरिंगोफेरिक्स। तो ये क्या होता है, ये इसका ही कंटिन्यू पार्ट होता है आगे का, ये जो होगा इसका ही आगे का कंटिन्यू पार्ट होता है। इसे क्या कहा जाता है, लैरिंगोफेरिक्स कहा जाता है। उसके बाद जो है, जो नेसोफेरिक्स और दो ओरोफेरिक्स से इनके बीच में क्या होता है, एक बोन प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है पेलेट बोन। तो इन दोनों के बीच में एक बोन प्रेजेंट होगा, इसे कहा जाता है पेलेट बोन। ये जो फेरिक्स होता है, ये होता है सेट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जो लिम्फॉइड ऑर्गन का सेट है, उस ऑर्गन का नाम है टॉन्सिल। तो टॉन्सिल सबको पता है, अगर गले को हाथ लगाओगे तो टॉन्सिल सबको लगते हैं, राउंडेड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गन होते हैं। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन से ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेरिक्स में होते हैं, सेट होता है इनका, दोनों साइड से प्रेजेंट होंगे। तो ये लिम्फॉइड क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, टॉन्सिल्स कहते हैं। तो ये सेकंड पार्ट था, इसे हम क्या कहते थे, फेरिक्स कहते थे। अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। तो चलो अभी हमें लैरिक्स के बारे में बात करनी है। तो लैरिक्स होता क्या है, तो जो लैरिक्स पार्ट होता है, ये हमारे गले के नीचे का पार्ट होता है, उस वो एरिया जहाँ पे से साउंड क्रिएट होता है। ओके, तो देखो
इट इज़ द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है जो क्या कंटेन करता है, वोकल कॉर्ड को कंटेन करता है। वोकल कॉर्ड का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए जो कॉर्ड यूज़ होती है उसे वोकल कॉर्ड कहा जाता है। जो कि ये जो है साउंड को प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वोकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स भी है। क्यों? क्योंकि वो वॉइस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, वॉइस का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, देखो वो क्या होगा, पैसेज ऑफ एयर। एयर का क्या होता है, पासिंग होता है। कहाँ पे, वोकल कॉर्ड के अंदर। और यहाँ पे कौन मॉड्यूलेशन करता है, यहाँ पे मॉड्यूलेशंस होता है बाय द टंग, टीथ एंड लिप्स, और उसके साथ साथ नेजल कैविटी। तो इन सब का क्या होता है, अपना अपना रोल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस। तो वॉइस के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ही आपका एयर अंदर जाता है, तो एयर जैसे ही आपके अंदर चला जाएगा, थ्रू द वोकल कॉर्ड के अंदर चला जाएगा, हमारी जो टंग होती है, टीथ होते हैं, लिप्स होते हैं और नेजल कैविटी का अलग मॉड्यूलेशन होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या है, एक वॉइस क्रिएट होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो ये जो लैरिंक्स होता है, ये क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है। इसे कहा जाता है लैरिंगोफैरिंक्स। तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा, जिसे क्या कहा जाएगा, लैरिंगोफैरिंक्स। और यहाँ पे एक बोन भी प्रेजेंट होता है, उस बोन को हॉइड बोन कहा जाता है या फिर पेलेट बोन कहा जाता है। तो दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो उसके लिए। टू द ट्रैकिया, कहाँ तक, ट्रैकिया तक एक्सटेंड होता चला जाता है। कौन, ये जो है लैरिक्स, वो। चलो इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। लैरिंक्स होता क्या है, एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। हॉलो मतलब क्या है, एम्प्टी होगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। इसकी जो वॉल होती है वो किससे बनती है, कार्टिलेज प्लेट से बनती है, मतलब सॉफ्ट बोन से बनती है। बाय द मेम्ब्रेन एंड मसल। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स भी होते हैं और कुछ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस वॉल के ऊपर क्या होंगे, कुछ मेम्ब्रेन्स होंगे, कुछ मसल्स होंगे। कैसे होता है, हॉलो होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसकी वॉल जो है, वॉल मतलब साइड जो होगा, जो वो साइड क्या है, कार्टिलेज प्लेट से बनती है, मतलब सॉफ्ट बोन से बनती है, जिसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन और कुछ मसल के लेयर्स भी होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो लैरिंक्स है इज इंटरनली लाइंड बाय द पेयर ऑफ फोल्ड्स ऑफ द इलास्टिक वोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे पेयर ऑफ फोल्ड्स होते हैं इलास्टिक वोकल कॉर्ड। इलास्टिक क्यों, क्योंकि एयर आने के बाद उसकी साइज़ बढ़नी चाहिए, एयर जाने के बाद कम होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे सारे मोस्ट ऑफ ऑर्गन क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं नेचर में। और ये जो वोकल कॉर्ड होती है, ये क्या है, ट्रू वोकल कॉर्ड है, यहाँ पे इंटरनली जो प्रेजेंट होती है वो। उसके बाद देखो जो लैरिंक्स ओपन इनटू, ये कहाँ पे ओपन होता है लैरिंक्स, ये होता है लैरिंगोफैरिंक्स में क्या होता है, ओपन होता है। और ये जहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन कहाँ से होगा, थ्रू द स्लिट ऑफ ओपनिंग। तो यहाँ से एक ओपनिंग हुआ, उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ग्लॉटिस कहा जाता है। ओके, ये जो ओपनिंग होगा ट्रैकिया का, या फिर ट्रैकिया को क्या है, विंड पाइप कहा जाता है। इट इज़ गार्डेड बाय द लीफ लाइक फ्लैप। तो एक लीफ जैसा फ्लैप होता है। फ्लैप मतलब जो क्लोज होगा ओपन होगा, क्लोज होगा ओपन होगा, ऐसे उसके ऊपर फ्लैप होता है। इसे कहा जाता है इपीग्लॉटिस। तो इपीग्लॉटिस आपको पता होना चाहिए, ये क्या होगा, एक फ्लैप होगा। कौन से शेप का होता है ये, लीफ के शेप का एक फ्लैप होता है। और इसका काम क्या होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग करना। किसे, जो हमारा विंड पाइप है उसे क्लोज ओपन करना। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। तो आप लोगों को पता होगा, हमारा जो फूड की वेन है और जो एयर की वेन है, मतलब ऑक्सीजन इनहेल की या कार्बन डाइऑक्साइड आउट करने की जो वेन है, दोनों एक साथ ही क्लोज है। तो हमारे गले में वो दोनों वेन एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के पास में ही। तो जैसे हम फूड खाते हैं तब ये फ्लैप क्या करता है, हमारा जो विंड पाइप होता है उसे ऊपर से ढक देता है, ताकि खाना उसके अंदर ना चला जाए। कभी कभी बात करते करते खाना इसके अंदर चला जाता है, तो हमें ज़ोर से क्या है, खांसी आती। क्यों, क्योंकि वो खाना उधर नहीं जाना चाहिए, वो विंड का पाइप है, तो उसमें ना जाना चाहिए। इसलिए एक लिप जैसा फ्लैप होगा, लिप स्ट्रक्चर वाला, इसे कहा जाता है इपीग्लॉटिस। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इसका काम क्या है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया या विंड पाइप के अंदर फूड चला ना जाए, ये इस फ्लैप का काम होता है। उस फ्लैप का नाम क्या होगा, इपीग्लॉटिस होगा। तो चलो ये थर्ड पार्ट था, लैरिक्स कहते थे उसे, इसके बारे में हमने जान लिया। अभी हमें देखना है ट्रैकिया, उसे विंड पाइप भी कह सकते हैं। तो चलो ट्रैकिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑल्सो नोन एज विंड पाइप।
तो हमारा जो विंड पाइप है बॉडी के अंदर का, उसे ट्रैकिया कहा जाता है। ओके, ये क्या होता है, इट इज़ द ट्यूब लाइक 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी लेंथ होगी, MCQ पॉइंट। ओके, तो ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। इट रन्स थ्रू द नेक, हमारे नेक से स्टार्ट होता है ये, इन फ्रंट ऑफ द, तो कहाँ पे एक्सटेंडेड होगा, किसके फ्रंट में होगा, आगे होगा, मतलब किसके, इसोफेगस के, और एक्सटेंडेड इनटू द मिडल थोरेसिक कैविटी, जो हमारी मिडल थोरेसिक कैविटी है वहाँ तक क्या होता है, ये एक्सटेंडेड हुआ होता है। मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे नेक से स्टार्ट होगा, ये इसोफेगस तक चला जाएगा उसके फ्रंट से, और एक्सटेंडेड कहाँ तक होगा, ये मिडल थोरेसिक कैविटी तक क्या होगा, एक्सटेंडेड होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, विंड पाइप कह सकते हो या फिर ट्रैकिया कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, इट इज़ ये जो होता है इट इज़ सपोर्टेड बाय, इससे सपोर्ट होता है सी शेप के 16 to 20 रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के। तो ये क्या करता है, इसका कोलैप्स ना हो उससे क्या करते हैं, ये कार्टिलेज रिंग क्या करते हैं, इसे प्रिवेंट करते हैं। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट वाले बोन होते हैं, और ये कितने रिंग के फॉर्म में होते हैं, शी शेप के रिंग के फॉर्म में होंगे, 16 to 20 रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये जो होता है ट्रैकिया इंटरनली लाइन होता है सिलिएटेड, या फिर इसे क्या कह सकते हो, सीडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, या फिर इसमें म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। इन सब का रोल क्या है, जो अनवांटेड पार्टिकल है जो एयर के साथ अंदर आ चुके हैं, तो हमारे नोज़ में तो हेयर प्रेजेंट ही होते हैं, वो तो इसे फिल्टर ही करते हैं, लेकिन कभी कभी वो अगर फिल्टर नहीं कर पाए कुछ पार्टिकल को, तो उन पार्टिकल को हमारे लंग्स तक पहुँचा ना देना, मतलब उसकी एंट्री रोकना, लंग्स प्रिवेंट करना कि उनकी एंट्री लंग में ना हो, उस इन 3 पार्टिकल का काम है। किसका, ये जो हमारा इंटरनली जो होता है, ये रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड सीडो इपिथेलियम और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लैंड क्या करते हैं, अनवांटेड पार्टिकल को प्रिवेंट करते हैं ताकि उनकी एंट्री लंग्स के अंदर ना हो जाए। तो इसे क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, ब्रोंकी कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा विंड पाइप था तो ऐसे था, वो यहाँ पे जाके ऐसे आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, तो क्या होता है, जो ट्रैकिया है इसे विंड पाइप कहते हो, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक होता है लेफ्ट का पार्ट और एक होता है राइट का पार्ट। तो इसे क्या कहा जाता है, ब्रोंकी कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो इसके बारे में। ये जो ब्रोंकी होता है सपोर्टेड इंटरनली बाय द शी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग। तो कार्टिलेज के यहाँ पे क्या होते हैं, इनकम्प्लीट रिंग होते हैं, कार्टिलेज टिश्यू से ही बने हुए होंगे, बट क्या होंगे, इनकम्प्लीट रिंग होंगे, और यहाँ पे भी सी शेप के ही होते। जो प्राइमरी ब्रोंकिया होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है इनटू द सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकिया में प्राइमरी ब्रोंकिया क्या होगा, डिवाइड होगा, और ये डिवाइड हो के क्या बनाता है, यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाता है। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ये कहाँ पे एंड होगा, इट एंड ऑन द अल्वोली। तो मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे ये लैरिंक्स था, ऊपर का पार्ट। ओके, ये था हमारा विंड पाइप। विंड पाइप 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये एक ब्रोंकिया और ये एक ब्रोंकिया, लेफ्ट एंड राइट 2 ब्रोंकिया यहाँ पे फॉर्म हुए। वहाँ पे ये लेफ्ट साइड का ऐसे समझो। तो ये था प्राइमरी, किसमें क्या था, ब्रोंकस कहा जाता है। ब्रोंकस मतलब एक वेन होगी, वेन मतलब एक पाइप जैसा। तो ये प्राइमरी था। ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये प्राइमरी ब्रोंकिया। प्राइमरी ब्रोंकिया के और ब्रांचेस बने उसे कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकिया, उसके और ब्रांचेस बने उसे कहेंगे टर्शरी ब्रोंकिया, और इन सब को एक साथ क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी मतलब क्या हुआ था, ऐसे समझ लो, एक ऐसी नदी थी, आ रही थी, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ओके, वापस क्या हुआ, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रही, ये और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रही। तो ये जो डिवाइडेशन होगा, ये था आपका ट्रैकिया, ये हो गया लेफ्ट और राइट ब्रोंकिया, ये हो गया, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। इन सब को एक साथ क्या कहोगे, ब्रोंक्यूल्स कहोगे। ओके, तो इस डायग्राम में देखो, ये था यहाँ पे, या आप इसे कहेंगे हम ब्रोंकी, ये बन गए ब्रोंक्यूल्स,
और ये ब्रोंकियल के अंदर जो दिख रहा है ये कहाँ तक एंड होता है, एंड कहाँ होता है वो बताया है लास्ट में कि ये जो ब्रोंकियल से ये एक लाइन जो दिख रही है यहाँ पे जाके एंड होता है, उसके आगे नहीं बढ़ता। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता। ये लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, अल्वोली कहा जाता है। तो अल्वोली तक क्या होता है, ये इसका ये एंड होता है अल्वोली तक, ब्रोंकियल्स बढ़ के अल्वोली तक जाके एंड होंगे। चलो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स, उसके बारे में जानना है। तो आपके बुक में डायग्राम भी दी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप एक एक पॉइंट को देखते वक्त डायग्राम को भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लंग क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसको मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, ये पैर में होता है, पता है हमें, स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होगा मतलब इलास्टिक होता है। इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करने वाला है, एयर को इनहेल और बाहर निकलने वाला है, तो ये इलास्टिक होना ज़रूरी है, मतलब बलून जैसे होगा इन शॉर्ट। ये ऑर्गन लोकेटेड कहाँ होता है, थोरेसिस कैविटी, हमारी जो चेस्ट होती है उसके अंदर ये क्या होता है, लोकेटेड होता है, उस कैविटी के अंदर। ये जो लंग्स होते हैं एनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड, एनक्लोज भी होते हैं और प्रोटेक्टेड भी होते हैं, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसे कहा जाता है पैरिएंटल मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, विसेरल मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन से क्या है, प्रोटेक्टेड और एनक्लोज होता है लंग्स हमारा, ताकि उसको अच्छे से प्रोटेक्शन मिले और एनक्लोज भी रहे। ये तो प्रोटेक्टिंग वॉल होगी ऑर्गन की, ये दो मेम्ब्रेन से बनती है। तो आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाएगा पैरिएंटल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को कहा जाएगा विसेरल मेम्ब्रेन। ओके, तो इन बिटवीन दीज टू, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी को कहा जाता है प्लूरल कैविटी। तो ये प्लूरल कैविटी होती है, इस कैविटी में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है इस कैविटी में, उसे क्या कहा जाता है, वो जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, मतलब थोड़ा सा स्टिकी फ्लूइड होगा, उसे कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों मेम्ब्रेन मिलके इस फ्लूइड को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो कैविटी होती है उस कैविटी में वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। और हमारे जो दो लंग्स होते हैं, तो हमें पता है दोनों लंग्स की साइज़ सेम नहीं होती है। हमारे राइट साइड का लंग लार्ज साइज़ का होता है और 3 लोब में डिवाइड होता है, वही, और लेफ्ट साइड का जो लंग होता है हमारा स्मॉल होता है और 2 लोब में डिवाइड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो हमारे राइट साइड का लंग होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा लार्ज होगा, और लेफ्ट साइड का क्या होगा, थोड़ा सा स्मॉल साइज, दोनों की सेम नहीं। ये डिवाइड होता है 3 लोब में, कितने लोब में, 3, और ये डिवाइड होता है 2 लोब में। तो यह बातें आपको याद रखनी है। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम the right lung is larger in size and divided into 3 lobes, and the left lung is smaller in size and divided into the 2 lobe. The lung has the terminal bronchioles, तो terminal bronchioles होते हैं, तो अभी हमने देखा कि एक बंच जैसा होगा, एयर सैक जैसा मटेरियल होगा, और इसमें 10 to 20 क्या होते हैं, अल्वोली प्रेजेंट होते हैं, ऐसे वेन जैसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आप लोग को डायग्राम दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखेगा, आपके बुक में जो डायग्राम दी है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसमें अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे देखो, ये था, यहाँ से ये टंग थी हमारी, ये थ्रोट था, ये ट्रैकिया था, मतलब विंड पाइप है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एक साइड और ये दूसरी साइड ब्रोंकिया। इनको ही हम क्या कहते हैं, 2 लंग्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो देखो ये कवर्ड है, इसे हम कहेंगे, इसे कहा जाता है प्लूरा कहा जाता है, मेम्ब्रेन है, प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और यहाँ पे देखो इसके अंदर ये जो बॉक्स दिखाया है इसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्रोंकियोल्स ये देखो ऐसे लोब जैसे स्ट्रक्चर होंगे, इसे क्या कहा जाता है, अल्वोली कहा जाता है। तो अल्वोली आर थिन वॉल्ड लोबुलर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे दिख रहे होंगे थिन वॉल वाले लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, लोब से बनते हैं। वो अगर देखोगे तो ग्रेप्स का जो बंच होता है वैसे ही दिखेगा, तो इसे कहा जाता है लाइक द बंच ऑफ ग्रेप्स। ईच अल्वोलस इज सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, तो ये एक सराउंड होता है बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। तो कैपिलरी का नेटवर्क होता है इसके आजू बाजू में, उसे कहा जाता है वो आर्टरीज कहा जाता है। और वेंस, जो ब्लड के वेंस और आर्टरीज क्या होंगे, इसके इर्द गिर्द सराउंड होंगे।
These have the high elastic wall made up of the single layer of the squamous epithelial resting on between the basement membrane of the connective tissue. तो इसके ऊपर क्या होगा, एक हाईली इलास्टिक मटेरियल होता है, एक इपिथेलियल का लेयर होता है और कनेक्टिव टिश्यू से वो बनता है. दे आर अबाउट 700 मिलियन ओवली इन द लंग्स. तो ये जो अल्वोलीज है ये कितने होते हैं एक लंग्स में, अबाउट 700 मिलियंस, इतने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, वेंस और आर्टरीज होते हैं ब्लड के. ओके, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सरफेस और एक्सचेंज ऑफ गैस. मतलब यहाँ पे इनके अंदर जो वेंस और आर्टरीज प्रेजेंट होंगे, यहाँ से आने वाला ऑक्सीजन वहाँ पे चला जाएगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के बॉडी से बाहर फेंका जाएगा. तो ये क्या करता है, ये साइट या सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, और उसका नाम क्या होगा, अल्वोलिस कहा जाता है. ऐसे ग्रेप्स के बंच जैसा इसका शेप होता है, लोब से बनता है और थीन वॉल का मटेरियल होता है. तो ये भी एक लंग का पार्ट था. तो इतने मेन पार्ट थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के. चलो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें अभी देखने हैं. ऐसा हमें क्वेश्चन देखने हैं. अभी हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो देख लिया ह्यूमन का. कुछ क्वेश्चन देखते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर टॉन्सिल्स. तो टॉन्सिल्स सबको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, और टॉन्सिलेट्स क्या होते हैं. कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है टॉन्सिलेट्स पे भी. तो क्या होता है टॉन्सिल्स, ये टॉन्सिल्स जो होंगे क्या होगी, एक स्मॉल क्या होते हैं, बहुत स्मॉल साइज में होते हैं. ये एक क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, नोडुल कह सकते हो. तो ये किससे बनते हैं, ये लैम्फेटिक से बनते हैं. तो लैम्फेटिक से बनने वाले क्या है, ये नोडुल से. ओके, राउंडेड शेप के होते हैं तो उनको नोडुल्स कह सकते हो. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे जो थ्रोट का फेरेंजियल रीजन जो होता है, फेरेंजियल रीजन जो होगा वहाँ पे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते. तो ये नोडल शेप के होंगे, फेरेंजियल रीजन में प्रेजेंट होंगे. इनको हम क्या कहते हैं, टॉन्सिल कहते. इनका काम क्या है, ये क्या करते, फाइट करते अगेंस्ट द इनहल्ट एंड द इंजेस्टेड फॉरेन सब्सटेंस. कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल होगा जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे नोज थ्रू, मतलब हम जो इनहेल कर रहे हैं गैस, उसके थ्रू अगर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में. ओके, नॉर्मली देयर आर 5 टॉन्सिल्स. जनरली कितने टॉन्सिल्स होते हैं, 5 टॉन्सिल्स होते हैं. स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं, पोजिशन टू द फाइट अगेंस्ट द इनहल्ट्स एंड द इंजेस्टेड फॉरेन सब्सटेंसेस. तो 5 होते हैं ये. और क्या होते हैं यहाँ पे, ऐसे पोजीशन इनकी ऐसी होती है कि वो स्ट्रैटेजी कर सके कि ये जो फॉरेन मटेरियल आ रहा है उसे वो क्या करे, अवॉइड करे. ओके, और क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन जो होता है टॉन्सिल में. आप लोगों को में से किसी को कभी हुआ होगा कि टॉन्सिल में दर्द हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन कहा जाता है इसे. ये जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ पे पेन होने लगे, तो इन्फ्लेमेशन कहोगे. तो पेन होने जब लगता है टॉन्सिल में तो उसे कहा जाता है टॉन्सिलिट्स. तो टॉन्सिलिट्स क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल, तो उसे टॉन्सिलिट्स कहा जाता है. तो इसके सिम्टम्स क्या है. ओके, तो ये जो टॉन्सिलिट्स है ये एक टाइप का क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. वायरल भी हो सकता है या कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है. तो ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. तो इसके सिम्टम्स क्या है, देखो तो सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे. जिनको हुआ होगा उनको पता है. तो क्या होता है, सोर थ्रोट. उसके बाद क्या होता है, कभी कभी थ्रोट जो है थोड़ा सी सूजन आ जाती है उसमें. ओके, ये जो लिम्फ होते हैं, ये लिम्फ थोड़े से क्या हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है. इनके जो नोड्स होते हैं उनमें कभी कभी क्या होता है, जो ये होता है हमारा नेज़ल, मतलब जहाँ से हमारा एयर अंदर जा रहा है वहाँ पे क्या हो सकता है, कंजेशन होता है. मतलब थोड़ा सा उसमें पेन होगा. डिफ़िकल्टी इन द सॉल्विंग. तो खाना जो है वो खाना हम जब अंदर सॉलो करते हैं तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, मतलब वहाँ पे पेन होता है. ओके, और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, इसकी वजह से हेड एक भी होता है. तो हेड एक भी इसी का रीज़न हो सकता है. तो ये कुछ सिम्टम्स है. इन सिम्टम्स का मीनिंग क्या है कि आपके टॉन्सिल में क्या है, वायरल या बैक्टीरिया का क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है. उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इसी को क्या कहा जाता है, टॉन्सिलिट्स कहा जाता है. ओके,
ये जो वायरल टॉन्सिलिट से ये नेचुरली होता है, लेकिन बैक्टीरियल टॉन्सिलिट से वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका वायरल टॉन्सिलिट हुआ है आपको, तो नेचुरली अपने आप कम हो जाएगा, 1-2 दिनों के लिए दर्द होगा, उसके बाद वो अपने आप कम होता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया की वजह से आपको टॉन्सिलिट हुआ है, मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये नेचुरली रिकवर होगा, इसे एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये था टॉन्सिल एंड टॉन्सिलिट्स। उसके बाद उस पर और क्वेश्चन आता है टॉन्सिलेक्टोमी। तो ये टॉन्सिलेक्टोमी क्या होता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज टॉन्सिलेक्टोमी इज परफॉर्म, व्हाई इट इज़ परफॉर्म। तो ये क्या होता है, ये कुछ पेशेंट में परफॉर्म करना पड़ता है। जो पेशेंट्स क्या करते हैं, ये जो टॉन्सिलिट है, टॉन्सिलिट मतलब टॉन्सिल में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट को जो रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब अगर एंटीबायोटिक देके या पूरी ट्रीटमेंट करके भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहे, तो ऐसे केस में वो उसका क्या करना पड़ता है, टॉन्सिलेक्टोमी करना पड़ता है, मतलब टॉन्सिल पे सर्जरी करनी पड़ती है। अगर ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्स ना दे पेशेंट, तो जिनको टॉन्सिलेट है, बैक्टीरियल टॉन्सिलेट है, और वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के केस में क्या करना पड़ता है, ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसको कहा जाता है टॉन्सिलेक्टोमी। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट करके आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 155 पे रीनोप्लास्टी पूछा है उन्होंने कि होता क्या है। तो नोज़ की जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसको क्या कहा जाता है, रीनोप्लास्टी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, नोज़ की जो सर्जरी होगी, जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो आपको पता होगा कि प्लास्टिक सर्जरी होते रहते, तो नोज़ के प्लास्टिक सर्जरी को क्या कहा जाता है, रीनोप्लास्टी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन है उसमें, काव्या अंडरवेंट अ सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड रीनोप्लास्टी, व्हाट कुड हैव बीन द रीज़न फॉर सच सर्जरी। ऐसे सर्जरी का रीज़न क्या हो सकता है, ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी कैरिड आउट। तो नोज़ पे कैरिड आउट होता है, ये तो पता चला। तो देखो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। रीनोप्लास्टी इज़ द सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर द सेवरल रीजन, बहुत सारे रीज़न है इसके। काव्या माइट हैव द अंडरगो दिस सर्जरी फॉर द कॉस्मेटिक रीज़न। तो कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से वो क्या कर सकती है, ये सर्जरी कर सकती है। ट्रीटमेंट फॉर द डिसफिगरमेंट रिजल्ट के लिए भी ये क्या कर सकती है, इस सर्जरी को क्या कर सकती है वो। कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है उसमें, उसके नोज़ में बर्थ डिफेक्ट भी होते, कभी कभी नोज़ और लिप क्या होते, बहुत बच्चों के जॉइन होते, ऐसे डिफेक्ट हो सकता है उसका, उसके लिए ये कर सकती है। या फिर कुछ नोज़ का फ्रैक्चर होगा, उसे रिपेयर करने के लिए ये सर्जरी कर सकती है। या फिर नेज़ल जो सेप्टम है उसमें कोई डिफ़िकल्टी होगी, उसे रिकवर करने के लिए ये सर्जरी कर सकती है। तो रीनोप्लास्टी जो है ये क्या है, नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी है, बहुत सारे रीज़न के लिए ये की जाती है। तो ब्यूटी रीज़न के लिए मतलब कॉस्मेटिक रीज़न हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, नोज़ का फ्रैक्चर हो सकता है, नेज़ल सेप्टम हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे रीज़न है जिसके लिए नोज़ की क्या है, प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, और इस प्लास्टिक सर्जरी को क्या कहा जाता है, रीनोप्लास्टी कहा जाता है। ओके, और एक क्वेश्चन है, रोल ऑफ टॉन्सिल इन आवर बॉडी। पहले रोल देख लेते। तो टॉन्सिल क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है, क्या करता है ये, जो फॉरेन मटेरियल जो होता है वो क्या है, जो हमारे इन्वॉल्व होता है अंदर बॉडी के अंदर जाने के लिए, उसे क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है टॉन्सिल। ओके, हम जो ह्यूमंस होते हैं, हम में क्या होते हैं, 2 पेयर्स होते। पेयर्स कितने होंगे, 2 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल। ओके, और एक सिंगल टॉन्सिल भी होता है। तो 2 पेयर मतलब 4, और ये सिंगल, टोटल कितने होंगे, 5 क्या होंगे, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होंगे। तो पेयर ऑफ टॉन्सिल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे पैलानाइट एंड द लिंगुअल कहा जाता है, पैलाटाइन एंड द जो होता है, और दूसरा होता है लिंगुअल टॉन्सिल। तो ऐसे 2 टॉन्सिल होंगे, 2 पेयर में होते। तो ये जो पैलाटाइन है वो भी पेयर में होगा, और लिंगुअल भी पेयर में होगा। उसके साथ एक सिंगल टॉन्सिल होता है हमारे बॉडी के अंदर, इसे फैरेंजियल टॉन्सिल कहा जाता है। तो टोटल कितने हो गए, ये दो पेयर है, मतलब टोटल 4, और ये एक, टोटल कितने हैं, 5 प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पेयर पूछा जाए तो पेयर कितने लिखोगे, 2, एक सिंगल होता है। टोटल 5 होते हैं नंबर में, लेकिन पेयर में पूछा जाए तो पेयर कितने होते हैं, 2 ही होते हैं।
कभी कभी 2 मार्क के लिए डायग्राम पूछी जाती है। ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ द लैरिंक्स। तो लैरिंक्स की डायग्राम देखो कैसी होगी। ये होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे इसे कहा जाता है इपिग्लॉटिस। तो इपिग्लॉटिस ये एरिया होगा, यहाँ पे होता है ये हाइपोइड बोन है। ओके, उसके बाद होता है यहाँ पे ये होता है थायरोहाइड्रॉइड मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद ये थायराइड का क्या होता है, कार्टिलेज होता है। उसके बाद नीचे होता है क्रिसोथायरॉइड मसल्स होते हैं, ये देखो दोनों साइड से प्रेजेंट है। लिगामेंट्स वाला मसल के बीच में लिगामेंट प्रेजेंट होगा। क्रिसोकॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और नीचे आता है ट्रैकिया। तो ये हमारा लैरिंक्स का क्या है, डायग्राम है। तो इस डायग्राम को आप क्या कर सकते हो, 2 मार्क के लिए ड्रॉ कर सकते हो। और आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन विच प्रिवेंट द फॉलोइंग द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया वाइल ईटिंग। जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा कौन सा रीजन है जो क्या है कि हमारे खाने को हमारे ट्रैकिया मतलब हमारे विंड पाइप में जाने से रोक सकता है। तो कौन सा होगा ऐसा पार्ट हमारे बॉडी का। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये लीफ लाइक फ्लैप जैसा होता है, ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है, ऐसा पार्ट होता है ये। और इस पार्ट का यूज़ क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को क्या करता है, कवर करता है, ताकि खाना विंड पाइप में ना चला जाए। अगर खाना विंड पाइप में चला जाए तो हमें खांसी आने लगती है, क्योंकि उसमें से सिर्फ क्या है, वो हमारे कहा जा रहा है लंग्स में जा रहा है, तो उसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं जा सकता। वैसे हुआ तो उस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए हमें कंटिन्यूसली क्या आती है, खांसी आती रहती है। तो ये होगा इपिप्लॉटिस कहा जाता है। एक लीफ फ्लैप जैसा मटेरियल होगा, वो विंड पाइप को कवर करता है ताकि उसके अंदर फूड ना चला जाए जब हम खाना खाते हैं। तो इसका आंसर होगा इपिग्लॉटिस। तो ये इपिग्लॉटिस जो है ये होगा इसका आंसर। इस पे और एक क्वेश्चन है, डू यू नो करके, 155 पेज नंबर पे। श्रेयस चॉक्ड व्हाइल ईटिंग डिनर। डिनर करते वक्त उसका क्या है, थ्रोट चॉक हो गया, ऐसा क्वेश्चन है। हाउ कैन यू हेल्प हिम, आप कैसे हेल्प कर सकते हो। व्हाट इज़ द इमीडिएट हेल्प दैट कैन गिवन टू हिम। तो क्या हुआ है, उसको चॉक हुआ है, मतलब क्या हुआ है, इफ द चॉकिंग, तो क्या है सबसे माइल्ड, वी कैन आस्क हिम टू द टू कफ एंड रिमूव द, जो भी उसके गले में जो अटक चुका है उसे क्या कर सकते हो, उसे खुद बोल सकते हो कि उसे क्या करो, बाहर निकालो। ओके, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द ब्लॉकेज हम क्या कर सकते हैं, मेजर मेडिकल क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट की हेल्प कर सकते हैं, कोई मेडिकल असिस्टेंट की हेल्प कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है कि वो जब खाना खा रहा था ये जो है विंड पाइप ये कवर नहीं हुआ एपिग्लॉटिस से, और खाना इसके अंदर चला गया है, इसलिए ऐसे लगता है कि थ्रोट में क्या है, चॉक हो चुका है, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर्ड हो चुका है। तो ये मेडिकल अगर नॉर्मल है तो उसे खुद बोल सकते हो कि उसे रिमूव करने की कोशिश करे। अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो कोई मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन है इसमें, आपके बुक में दिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, व्हाई डज ट्रैकिया हैव सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो ये जो रिंग दिख रहे हैं कार्टिलेज की डायग्राम है, ये ट्रैकिया की डायग्राम है ये, और यहाँ पे ये जो रिंग शेप के दिख रहे हैं ये सारे क्या है, इन सबको क्या कहा जाता है, कार्टिलेज टिश्यू होते हैं ये। ओके, तो ये सी शेप के क्यों है, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग। तो कोलैप्स ना हो जाए, ये गिर ना जाए नीचे, इसलिए क्या है, वो रिंग स्ट्रक्चर ने उसे क्या किया, अच्छे से कवर किया है, तो इसे प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग से। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लंग। तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये लंग का, तो इसे आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखो ये जो राइट लंग होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट थोड़ा सा स्मॉल होता है, इसमें 3 लोब होते हैं, इसमें 2 लोब होते हैं। राइट जो अपर लोब होगा, मिडल लोब होगा और एक लोअर लोब होता है, 3 लोब होते हैं, थोड़ा बड़ा साइज में होता है राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का छोटा होता है, इसमें 2 ही लोब होते हैं, अपर लोब एंड द लोअर लोब। तो 2 ही होंगे, इसमें 3 होंगे, और यह ट्रैकिया के एग्जैक्टली नीचे होता है। तो इसे आप क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे, डायग्राम को समझ लो, डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी हम देख चुके। एक क्वेश्चन है, इंटरनेट माय फ्रेंड, ऑन पेज नंबर 156, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। तो हमारा जो लंग्स होता है, तो लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है, उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर होता है और एक आउटर होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करते हैं, फ्लूइड को क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो उस फ्लूइड को कहा जाता है, उनके अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये लुब्रिकेटिंग थोड़ा सा ऑयली सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, तो इसका रोल क्या है ये पूछा है उन्होंने।
तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन, जो दो मेम्ब्रेन है बाहर के, उनका फ्रिक्शन क्या करता है, अवॉइड करता है, ताकि जब ब्रीदिंग हो, जब ये दो मेम्ब्रेन एक दूसरे पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो उनके स्लाइड की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। इसीलिए इस फ्लूइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो लेयर है ऐसे बाहर के, ये जो कैविटी होगी, इस कैविटी में ये क्या फ्लूइड प्रेजेंट है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो इसकी साइज इंक्रीज होती है, तब ये दो मेम्ब्रेन एक दूसरे पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होने की वजह से उनका फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस होता है, ताकि हमें पेन ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, इसे कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, जो ब्रीदिंग के टाइम पे दो मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसी में सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड टोटल सरफेस कवर्ड बाय द अल्वोली। अल्वोली हमने देखा है, अल्वोली क्या होता है, अल्वोली मतलब क्या होते हैं, थीन आर्टरी और क्या होते हैं, वेन्स होते हैं जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से क्या करते हैं, जो ब्रोंकिया होती है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को उनके पास देती है। तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो ये जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एक्चुअली लंग्स में, वो एरिया जो होता है उसे क्या कहा जाता है, अल्वोली। ये छोटे छोटे वेन से और छोटे छोटे आर्टरी से बनता है। तो इन्होंने पूछा है कि उसका टोटल सरफेस कितना होगा। तो उसका टोटल सरफेस होता है अबाउट 70 मीटर स्क्वायर। अगर इसे फीट में हम कन्वर्ट करना चाहे तो 750 फीट, मतलब एक जितने भी प्रेजेंट होते हैं, एक को दूसरे पे, दूसरे को तीसरे पे, ऐसे अगर उनको हाइट में रखा जाए तो 750 फीट तक क्या है, उसकी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट नहीं होते, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और 70 मीटर स्क्वायर इतना एरिया क्या करते, वो कवर करते। उसमें थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डायफ्रागम एंड व्हाट इज गिव इट्स मेन फंक्शन इन रेस्पिरेशन। तो डायफ्रागम क्या है और इसका हमें मेन फंक्शन बताना है। तो ये क्या होता है, एक डोम शेप का होता है। डोम शेप पता है ना, ऐसे डोम शेप का क्या होगा, ये मसल से बनता है, इसलिए कहेंगे मस्कुलर सेप्टम होता है। ओके, इसका काम क्या है, ये सेपरेट करता है। किसे सेपरेट करता है, ये सेपरेट करेगा जो हमारा थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो दो कैविटी होते हैं हमारे बॉडी में, एब्डोमिनल। ओके, तो दो कैविटी होते हैं हमारे बॉडी में, एक होती है थोरैसिक कैविटी, ओके, होती है एब्डोमिनल कैविटी, मतलब हमारे चेस्ट का पार्ट और हमारे स्टमक का पार्ट। तो इन दोनों कैविटीज़ को जो डोम शेप का मटेरियल होता है, डोम शेप का सेप्टम जो होता है, मसल से बना हुआ सेप्टम, जो इन दोनों को सेपरेट करता है, उसे क्या कहा जाएगा, डायफ्रागम कहा जाएगा। इसका फंक्शन क्या है रेस्पिरेशन में, ये क्या होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड टू एड द रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइज़ कम हो जाएगी, एंड एक्सपांड मतलब साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, डोम शेप का होगा। तो ये कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे, तब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये एक्सपांड कब होता है, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे बॉडी के अंदर, तब ये क्या होगा, एक्सपांड। तो ये क्या करता है, ये डायफ्रागम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता है टू एड इन द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे इसका ये रोल है। एक डोम शेप का मस्कुलर सेप्टम होगा जो थोरैसिस और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, डायफ्रागम कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। हमने पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज के, आपके टेक्स्ट बुक के एडिशनल क्वेश्चन, मैंने सारे ले लिए अच्छे से। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। वो एक बड़ा टॉपिक है, मे भी हो सकता है उसे 2 लेक्चर लगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, पॉइंट को समझ लीजिए अच्छे से, और वीडियो और टेक्स्ट बुक दोनों को मिला के नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।